इवन आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो परसेप्शन है, वो आपके सेल्स को प्रोग्राम कर रहे हैं। योर सेल्स आर लिसनिंग टू देम और आपकी बॉडी पे उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ये अब साइंटिफिकली प्रूव होने लगा है। यस, बिल्कुल प्रूव होने लगा है कि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है। साइकोलॉजी की या सक्सेसफुल लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पे एक वर्ड है हैबिट्स। सम पीपल से वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। व्हाट इज योर टेक ऑन ब्रेकिंग नेगेटिव हैबिट्स या बैड हैबिट्स जो हमें अभी सर्व नहीं कर रही हैं, और हाउ कैन समबडी रिप्लेस देम विद न्यू हैबिट्स यूजिंग एनएलपी? क्या चीज़ है जो एक 5वें नंबर के प्लेयर को और एक 20वें नंबर के प्लेयर में गैप पैदा करती है? क्या वो प्रैक्टिस का गैप है सिर्फ? और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बिजनेस के लिए एक अच्छी डील होने वाली है, या मुझे फिर स्टेज पे जाना है जी। तो क्या ये जो एज इफ टेक्निक है इसकी एप्लीकेशन दोनों में एंटर होने से पहले लगा लीजिए, क्योंकि आपके माइंड में तो स्टेट मैटर करती है। अगर आप स्टेट राइट नहीं है, आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, तो यू विल लूज कनेक्शन विथ योर इंटरनल रिसोर्सेस। तो आपके पास में AK-47 हमने दे दी, लेकिन आपको चलानी नहीं आती तो लकड़ी का रोल ही यूज़ करेगी और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बॉडी है, ये ब्रेन है, माइंड है, इतनी कैपेसिटी है आपके पास में, लेकिन पहले खुद को समझोगे नहीं तो इसको यूज़ करना कैसे सीखोगे? नमस्कार, दिस इज दीपक बजाज और स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि आज मेरे बहुत खास दोस्त हैं मेरे साथ इस हॉट सीट पे हमारे इस शो में। ही इज़ एन NLP एक्सपर्ट, ही इज़ एन इनर वेलनेस कोच, ही इज़ अ लाइफ कोच। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके साथ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और जो वो सिखाते हैं वो आज से नहीं, एक दो दिन से नहीं, एक दो सालों से नहीं, करीब करीब 2 दशकों से, 18-19 सालों से वो इसी प्रोफेशन में हैं और लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं। और लाइफ और बिजनेस के ऐसे बहुत सारे पहलू जो जनरली हिडन रह जाते हैं, जिनकी बात हम लोग नहीं करते हैं, इंटरनल बिलीफ से लेके, और बहुत सारी इंटरनल शिफ्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिनकी ऊपर ऊपर में कोई बात, जिनके बारे में जनरली बात नहीं की जाती है ना। आज इस एपिसोड में हम उनकी डेप्थ में जाएंगे, अंदर तक जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि बाय द टाइम यू फिनिश दिस, आपको इमोशंस के बारे में, डर के बारे में, हेजिटेशंस के बारे में और सक्सेस के बारे में बहुत सारे हिडन फैक्टर्स और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का, YSR। थैंक यू, दिल से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर हैविंग मी। सो वी ऑल आर रियली रियली एक्साइटेड कि जब हमने आपको इंट्रोड्यूस किया तो हमने बोला कि NLP एक्सपर्ट, राइट? जी। तो हमारी ऑडियंस NLP को समझना चाहती है, जानना चाहती है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जिसको कुछ खास नहीं पता हो, उनको अगर चुटकियों में यूँ सिखाना हो, जिस जो आपका स्टाइल है, मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल बना देते हो, तो एक आम इंसान को आप NLP कैसे समझाएंगे? NLP आप समझ सकते हैं, इट्स अ ब्रेन मैनुअल। ब्रेन मैनुअल? यस। ओके। आप देखें कि हम घर में वॉशिंग मशीन लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है और उसे पढ़ के हम समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है। एब्सोल्युटली। कैमरे के साथ में बुकलेट आती है, मोबाइल के साथ बुकलेट आती है, लैपटॉप के साथ बुकलेट आती है, लेकिन इस कंप्यूटर के साथ कोई बुकलेट नहीं आई। इसी वजह से थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स की जब बात आती है तो लोग परेशान रहते हैं। तो NLP एक तरीके से वो सब्जेक्ट है जो हमें मदद करता है अपने ब्रेन को समझने में। अगर इसको डिवाइड कर लें तो न्यूरो का मतलब आप समझें कि अपनी थिंकिंग को समझना, ओके। और लिंग्विस्टिक्स का मतलब कम्युनिकेशन को समझना। कम्युनिकेशन लोगों के साथ, खुद के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको समझना। और प्रोग्रामिंग का मतलब है आपके जो फिक्स बिहेवियर्स और इमोशन पैटर्न्स हैं उनको समझना। तो यानी थिंकिंग को समझते हुए अपने आप से अपने कम्युनिकेशन को बदलते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करवाना, यही NLP है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो NLP कर सकती है आसानी से, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होती है? थॉट, इमोशन एंड फीलिंग, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके। क्योंकि थॉट्स इमोशंस में ट्रांसलेट होती हैं, इमोशंस फीलिंग्स में ट्रांसलेट होते हैं, देन फीलिंग्स एक्शन में, बिहेवियर में और हैबिट्स में फिर ट्रांसलेट होती हैं। तो NLP बहुत बारीकी से थॉट्स पे हमें काम करने देती है, इमोशंस पे काम करने देती है, फीलिंग्स पे काम करने देती है। तो बिलीफ जो हमारे हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ्स अंदर आ जाते हैं, उस पर NLP मदद करती है। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू रीवायर योर ब्रेन,
आप अपने ब्रेन को रीवायर करना चाहते हैं, नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आप में नए बिहेवियर्स हों, नए हैबिट्स हों, नए एक्शंस हों, नई चॉइसेस आप ले सकें, एंड अल्टीमेटली आप अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकें, आउटकम्स को चेंज कर सकें। जितना आसान ये सुनने में लगता है और जैसे आपने 2 मिनट में बता दिया, थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिलीव्स को आप चेंज कर सकते हैं। जी। मतलब क्या एनएलपी सच में, मतलब कोई भी इंसान क्या एनएलपी यूज़ कर सकता है या उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ता है तब आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? 8 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एनएलपी यूज़ कर सकता है। 8 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एनएलपी यूज़ कर सकता है। इवन एनएलपी बच्चों पे भी अप्लाई होती है, बूढ़ों पे भी, अडल्ट्स पे भी, हर लेवल पे एनएलपी सीखी जा सकती है और अप्लाई की जा सकती है। तो Okay. ऐसा कोई आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एनएलपी का एक्सपर्ट है क्या, बट एक चीज़ की ज़रूरत है, विलिंगनेस। आर यू विलिंग टू चेंज? एनएलपी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं अप्लाई की जा सकती कि मैं आपको जैसे दवाई तो क्या है कि मैं पकड़ के ज़बरदस्ती खिला भी सकता हूँ आपको, बट एनएलपी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, आर यू विलिंग टू चेंज? आप में विलिंगनेस है क्या? इसमें इम्पोजिशन नहीं है किसी प्रकार की। तो जो आपके पास आएगा बदलाव के लिए आप उसी को बदल सकते हैं। हाँ, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो विलिंग है उसी को आप बदल सकते एक्सेप्टेंस हैं। उसके अंदर आएगी, क्योंकि एनएलपी की टेक्निक्स जब आप अप्लाई कराते हो तो उसमें बहुत सारे विजुअलाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, कई मेडिटेशंस होती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में विलिंगनेस हो, क्योंकि विलिंगनेस नहीं होगी तो अनकॉन्शियस ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। वो जो रेपो बननी चाहिए वो नहीं होगी। तो रेपो नहीं होगी तो आप फिर जो कमांड्स आप देते हैं उन कमांड्स का कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला है। तो विलिंगनेस सबसे मस्ट है। आपके क्लाइंट के लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे सिर्फ विलिंगनेस चाहिए कि आपका हार्ट और आपका माइंड ओपन है क्या। अगर वो ओपन है तो एनएलपी से आप बिल्कुल मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक किताब मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी, अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की गई थी। आपने भी एक बात अभी कही अनकॉन्शियस रैपो के बारे में। तो मेरे 2 सवाल, एक तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इनको जैसे फ्रीली यूज़ किया जाता है चारों तरफ, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या जो अनकॉन्शियस रैपो आप एनएलपी में यूज़ बोलते हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी साहब या बाकी ट्रेनर्स यूज़ करते हैं वो अलग होता है? दोनों में अंतर है। हालांकि लूजली बात करें तो दोनों को हम सेम ही लेते हैं, बट दोनों में अंतर होता है। अनकॉन्शियस वो है जो कभी भी कॉन्शियस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी कॉन्शियसली अपनी हार्ट बीट को मैनेज नहीं कर रहे थे, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी कॉन्शियसली मैनेज नहीं कर रहे थे, ब्लड प्रेशर को आप कॉन्शियसली मैनेज नहीं कर रहे थे। तो ये सारे, आपका इम्यून सिस्टम जो अंदर से कंट्रोल हो रहा है, तो ये सब अनकॉन्शियस प्रोसेस हैं जो कभी भी आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं थे। सबकॉन्शियस वो है जो एक टाइम पे कॉन्शियस था लेकिन अब ऑटोमेटिक हो चुका है। तो जैसे कि आप अगर आज साइकिल चलाते हैं, एक टाइम पे कॉन्शियसली चलाते थे, अब आप सबकॉन्शियसली चलाते हैं। बचपन में मम्मी स्वेटर बुनती थी, तो आप देखें, आप स्वेटर बुनना जब सीखते हैं तो बहुत कॉन्शियसली फंदे निकालने पड़ते हैं, लेकिन एक बार जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो अब बात करते करते चलता रहेगा मामला। बिलीफ सिस्टम हमारे जो है ये सबकॉन्शियस लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे हमने सीखा था इन्हें कि आपके साथ में एक कोई बिजनेस में लॉस हुआ और अब आपने वो बिलीफ बना लिया कि बिजनेस मेरे बस का नहीं है या फिर बिजनेस बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ये पहले तो आपके एक्सपीरियंस में था, कॉन्शियस एक्सपीरियंस में था, अब वो सबकॉन्शियस में चला गया है और वो सबकॉन्शियस में रह करके फ्यूचर बिजनेस चॉइसेस जो आपके डिसीजन है उनको कंट्रोल कर रहा है। एक बार आपका स्टॉक मार्केट में लॉस लगा, वो इमोशन एक बार कॉन्शियसली आपके अंदर था, फिर आपने उसे एक लर्निंग ले ली कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, तो अब आपके जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो सबकॉन्शियस पे कंट्रोल करेगा। तो इसे हम अनकॉन्शियस नहीं कहेंगे, इसे हम सबकॉन्शियस लेवल कहेंगे। फैंटास्टिक। तो दोनों में ये अंतर है कि अनकॉन्शियस वो है जो कभी भी कॉन्शियस नहीं था, आप जब पैदा हुए तब से वो भी एक्टिव है, लेकिन वो हमेशा अनकॉन्शियस के स्तर पे था। और सबकॉन्शियस वो है जो एक टाइम पे कॉन्शियस था और अब आप उसे ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। तो हमारी हैबिट सबकॉन्शियस हैं, हमारे बिलीफ सबकॉन्शियस हैं, हमारे मेंटल हैबिट्स, इमोशनल पैटर्न्स जो हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। वंडरफुल। तो एनएलपी में हम सब कॉन्शियस चीज़ों पे काम करेंगे या अनकॉन्शियस के साथ काम करेंगे? सबकॉन्शियस पे ही काम करने की ज़रूरत है, अनकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम एक कैजुअल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं दोनों को बराबर तरीके से। ओके। तो इस किताब में जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे बात की गई, क्या वो एनएलपी ही है? हाँ, बेसिकली एनएलपी है। देखिए, जितना भी
मैक्सिमम मोडालिटीज आप देखते हैं बाहर, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देख लीजिए, विजुअलाइजेशन देख हाँ। लीजिए, ये मैक्सिमम टेक्निक्स अगर आप एनएलपी की रूट समझ जाएं तो आप देखेंगे कि सारे टेक्निक्स एक ही तरीके से ड्राइव होकर के आते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एनएलपी में एक प्री सपोजिशन होता है दैट एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्टर्ड, कि हर एक अनुभव जो हमारा है उस अनुभव का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है और उस ढांचे को बदला जा सकता है। और वो ढांचे में है क्या, हमारे एक्सपीरियंस किन चीज़ों से बना हुआ है? 3 चीज़ों से बना हुआ है, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेशिया, यानी कि विजुअल, ऑडियो और फीलिंग। एनएलपी की भाषा में इसे VAK कहते हैं, लेकिन V का मतलब विजुअल्स, इमेजेस, A का मतलब आवाज़ें। आवाज़ों के साथ आप शब्द भी जोड़ सकते हैं। कई बार जैसे एक गाड़ी का हमने हॉर्न बजाया तो हॉर्न में सिर्फ आवाज़ है, शब्द नहीं है। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आवाज़ भी है और वर्ड्स भी हैं। तो A जब बोलते हैं तो ज़्यादातर A प्लस वर्ड्स दोनों साथ में ले लेते हैं, जबकि A अलग भी हो सकता है, अकेला ऑडियो भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो टेक्निकली देखें तो विजुअल होता है, एक्सपीरियंसेस में इमेजेस होती हैं, आवाज़ें होती हैं, आवाज़ों के साथ कुछ शब्द हो सकते हैं जो हम इंटरनल डायलॉग जिसे कहते हैं, इनर वॉइस जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है के का मतलब है इमोशंस एंड फीलिंग्स। स्मेल और टेस्ट को इसमें नहीं लिया जाता क्योंकि स्मेल और टेस्ट जो है वो के का ही हिस्सा हो जाती हैं। तो इसलिए मेनली 3 चीज़ों पे बात की जाती है। VAK से हमारा एक्सपीरियंस बना है। आज तक आपको जो भी अनुभव हुआ पूरी लाइफ में, आप उस अनुभव को देखने का प्रयास करें अपने मन में, आपको क्या मिलेगा? इन 3 के अलावा अगर कुछ चीज़ मिल जाए तो मुझे बता दीजिए। What else is there in your mind? मेरी जो भी मेमोरीज किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में है, हाँ, उसमें या तो कुछ दिखाई दे रहा है, या कुछ सुनाई दे रहा है, या कुछ फील हो रहा है, राइट? और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और क्या है माइंड में, बताइए मुझे। What else is there in your mind? जिस भी चीज के बारे में मैं सोचने की कोशिश करता हूँ वो घूम फिर के इसी तीनों पे जाती है। आप कहेंगे कि थॉट्स हैं। थॉट्स क्या हैं? वो थॉट Words भी हैं। कोई एक फोटो या कोई या एक तो इमेज आ रही है, हाँ। या फिर कोई लैंग्वेज चल रही है। यस। आप कहेंगे बिलीफ है। बिलीफ क्या है? आई कांट डू इट क्या है? इसमें एक आवाज़ है और एक सेंटेंस है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी यही है। आप जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक आवाज़ है, अभी नहीं बाद में करूँगा। Whenever you are procrastinating, there is always a presence of voice, अभी नहीं बाद में कर लेते हैं। या फिर there is K, you are thinking about doing the task, आपने सोचा कि मैं काम करूं और तुरंत एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग इस एरिया में आ गई, तो आप एक्चुअली काम से नहीं भाग रहे हो, आप उस डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो। तो अगर उस K को डील कर लिया जाए तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ जाओगे। जब आप एडिक्शन में हो, जो क्रेविंग है क्या है कि आपको किस खाने की क्रेविंग हो रही है, फूड एडिक्ट हो आप, खाने की क्रेविंग जब हो रही है तब क्या हो रहा है? या तो आवाज़ है अंदर, यार कुछ खाया नहीं, खा लेता हूँ, या फिर अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग बन रही है स्टमक के अराउंड, आई वांट टू ईट समथिंग, या फिर टंग पे एक सेंसेशन आ रहा है, आई वांट टू ईट समथिंग। तो या तो के है और ए है क्रेविंग में। खाने की है तो खाने को लेकर इमेज खाने की बनेगी, आवाज़ भी वैसी बनेगी, फीलिंग भी वैसी। सिगरेट है तो क्या होगा? अपने आप को स्मोक करते हुए देखोगे, या फिर अंदर एक बेचैनी की फीलिंग है कि मुझे जा करके पीना है सिगरेट। तो आप इवन आपके जितने भी बिहेवियर्स हैं, जो भी आपके एडिक्शंस हैं, उन सब के जो ट्रिगर्स भी ये 3 ही चीज़ें हैं। या तो विजुअल ट्रिगर है जो आपके अंदर से उस बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है कि आपने सोचा कि मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पी, एक इमेज आई सिगरेट की और आपने जा करके सिगरेट पी ली, या फिर एक आवाज़ आई, यार बहुत देर से नहीं पी लेता हूँ, या फिर फीलिंग बनी, आपको किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला था, अंदर से स्ट्रेस बनना चालू हो गया, उस फीलिंग ने ट्रिगर किया आपको और अब जाकर के उस फीलिंग से डील करने के लिए आपने बिहेवियर जनरेट किया है। सो डीपली अगर देखें आपके एक्सपीरियंस में ये 3 ही चीज़ें मिलेंगी, नो मैटर व्हाट, और कुछ है ही नहीं। हमारा एग्जिस्टेंस 4 स्तर पे है। एक है बॉडी के स्तर पे, एक है माइंड के स्तर पे, एक है बुद्धि और एक है कॉन्शियसनेस। ये 4 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। तो NLP ज़्यादातर किस पे काम कर रही है? कुछ चीज़ें बॉडी पे भी काम करती हैं, ज़्यादातर चीज़ें माइंड पे काम करती हैं। अब आप इसे अनकॉन्शियस माइंड बोल दो, सुपर कॉन्शियस माइंड बोल दो, कॉन्शियस माइंड बोल, जो भी आपको बोलना है माइंड, आप उसको कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी यही है। हाँ, सब वो एक तरीके से माइंड में सब चीज़ें आप मान लीजिए इंक्लूड कर लीजिए। राइट। एक और बात जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन है। तो यानी आप V पे काम कर रहे हो और A पे काम कर रहे हो, और उससे आपकी क्या पॉजिटिव फीलिंग्स बना रहे हो, तो क्या होगा? एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो गोल के साथ में। तो जब आप गोल विजुअलाइज करते हो तो वो जो पॉजिटिव विजुअल हैं और वो जो अफर्मेशंस हैं वो आपके अंदर एक पॉजिटिव के क्रिएट कर रही हैं। एंड आपका ब्रेन जिस चीज़ के साथ में पॉजिटिव के एसोसिएट कर देता है,
आपकी बॉडी भागती है उसको करने के लिए, आप एक्शन लेते हैं उसको करने के लिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली नॉट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये एक्चुअली एसोसिएशन का नियम है कि यू आर यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन टू एसोसिएट पॉजिटिव आउटकम विथ योर माइंड। एंड फिर एक बार एसोसिएट हो गया तो फिर आपका माइंड एक्शन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बिना एक्शन के वो रुक नहीं सकता। आपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात कही कि हमारा हर एक्सपीरियंस उसका एक स्ट्रक्चर है जी, उसका एक ढांचा है और वो 3 चीज़ों से बना हुआ है हमारा हर एक्सपीरियंस, हाँ। V, A और K। हाँ। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हम पूरे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे साथ जो जो हो रहा है उसका कितना इफेक्ट हम खुद पे आने देते हैं, हमारे मूड, हमारे इमोशंस। ऐसे आपकी बात से ऐसे लग रहा है मतलब हम यूं ही परेशान हुए घूमते रहते हैं और हम ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन डिमोटिवेशन के साइकिल में घूमते रहते हैं, बल्कि चाबी जो है उसकी और उसका जो पूरा कंट्रोल है वो ये VAK के माध्यम से हमारे ही पास है। यस, हमारे क्योंकि और है ही नहीं कुछ, तो आप अलग अलग तरीके से कराओगे क्या? What else you will do? आप साउंड हीलिंग में जाओगे, साउंड हीलिंग क्या कर रही है? ए पे काम कर रही है आपके, ए पे काम, यस, ऑडियो। आप रेकी में जाओगे, एनर्जी के पे, एनर्जी आप फील करते हैं, वो के पे काम कर रही है आपके। सो एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन योर VAK ओनली, क्योंकि अंदर है ही है। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हाँ, थोड़ा NLP में जाओ तो V और A को भी और क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो आप, कि विजुअल की भी और क्वालिटी हो सकती है, कि उसमें एक ब्राइटनेस है, उसमें शेप है, साइज है, फॉर्म है। तो कोई भी विजुअल और कोई भी आवाज़ जितनी ज़्यादा क्लियर है उतना स्ट्रॉन्ग के प्रोड्यूस करता है। यस। तो इनफैक्ट V और A का भी पता है मेन काम क्या है, के को प्रोड्यूस करना। और हमें कभी भी V और A से प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों की बैड मेमोरीज रहती हैं। सपोज कोई सेल में गया, ठीक है, जैसे आप सेल्स में इतना सिखाते हैं लोगों को, तो किसी को रिजेक्शन मिला, उसको जो रिजेक्शन मिला, उस रिजेक्शन के बाद क्या होगा? एक तो वो मेमोरी चलेगी उसके दिमाग में, वो इमेज चलेगी और एक आवाज़ चलेगी, आई एम नॉट वर्दी, क्योंकि वो रिजेक्शन। और एक इंसल्ट फील होता है कई बारी, जैसे मेरे को पर्सनलाइज, यस, हाँ, मतलब वन इज आई एम नॉट वर्दी, यस, सेकंड इज पीपल विल नॉट ट्रीट मी वेल और यू नो दे लेबल मी एज फेलियर और समथिंग, शायद ऐसा भी हो सकता है। यस, तो अल्टीमेटली क्या, एक तो आवाज़ बना रहा है वो, आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट वर्दी, एंड देयर इज अ फीलिंग इनसाइड कि आई एम रिजेक्टेड, आई एम एम्बेरेस्ड, आई एम स्टूपिड, ये फीलिंग आ रहा है। तो V और A भी मिलके क्या करते हैं, अल्टीमेटली K बनाते हैं। और मनुष्य का प्रॉब्लम V और A से है ही नहीं, उसका प्रॉब्लम सिर्फ K से है। जब भी हम नेगेटिव K में हैं, K 2 प्रकार के हैं, नेगेटिव K और पॉजिटिव K। नेगेटिव K मतलब आप अनप्लेजेंट है अंदर से, तो फियर इज नेगेटिव K, हर्ट नेगेटिव K, जेलेसी नेगेटिव K, एंगर नेगेटिव K, गिल्ट नेगेटिव K, ग्रीफ नेगेटिव K, फोबिया negative K, anxiety negative K, when you are in fever there is negative K, जब आपको कोई पास्ट का इवेंट हॉन्ट कर रहा है नेगेटिव K बना रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव K बन रहा है। जब भी आपके अंदर नेगेटिव K बन रहा है तो आप बहुत लिमिटेड वे में रहेंगे और आपको अंदर से प्लेजेंटनेस नहीं रहेगी। और जिन चीज़ों में पॉजिटिव K बनता है तब आप अपनी फुल ब्यूटीफुल स्टेट में रहते हैं। जैसे हैप्पीनेस इज़ पॉजिटिव K, जॉय, ब्लिस, एक्सटेसी, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, काइंडनेस, फ्लो स्टेट, ये सब है पॉजिटिव K। सो एवरी ह्यूमन ब्रेन इज सीकिंग पॉजिटिव K एंड ट्राइंग टू अवॉइड द नेगेटिव K, जो पेन प्लेजर प्रिंसिपल है हमारा। और ये जो बातें आपने कही, क्या ये एक साइंस है NLP, या ये एक विचारधारा जैसी है? जो इस पे भरोसा करेगा उसको रिजल्ट आएंगे, जो भरोसा नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। जब मैं साइंस बोलता हूँ तो मतलब एक आपको बुखार है, आपको भरोसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हमने आपको एक गोली दे दी और आपने वो गोली खा ली, वो गोली अपना काम करेगी, पैरासीटामोल, और बुखार ठीक कर देगी जी। लेकिन हमारी जो ये NLP है, तो क्या ये भी वैसे ही है, या आपको इस पे भरोसा है तो काम करेगी, भरोसा नहीं है तो काम नहीं करेगी? हाउ डू यू लुक एट इट? इसमें दोनों तरीके हैं। NLP के कुछ पहलू हैं जो वेल टेस्टेड हैं। तो NLP का जो एप्लीकेशन है, आप ऐसे देखें कि NLP की एप्लीकेशन वेलनेस में है, लीडरशिप में है, बिजनेस में है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है। तो जब बात पर्सनल डेवलपमेंट की है तो उसमें प्योरली किसी चीज़ को साइंटिफिक लेना पॉसिबल नहीं है।
क्यों पॉसिबल नहीं है? आप देखिए, हम बहुत सिखाते हैं जैसे स्मार्ट गोल होने चाहिए। अब ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है? क्या आप इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं कि आप स्मार्ट गोल से गोल बनाएंगे तो आपके पूरे होंगे? ये एक एनेक्डोटल एविडेंस पे बेस्ड है। एनेक्डोटल मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्रयास किया, अप्लाई किया, उनको रिजल्ट मिला। ये इस अप्रोच से हम तय करते हैं। जैसे आइशनोवर का मैट्रिक्स है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला, जो स्टीफन कवी ने भी कहा कि आप इस तरीके से अपने टाइम को कीजिए, अर्जेंट इंपॉर्टेंट में डिवाइड कीजिए। मगर क्या ये साइंटिफिकली टेस्टेड है? यू कैन नॉट टेस्ट इट इन लेबोरेटरी ना। तो लेकिन एनेक्डोटल है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो उन्हें फ़ायदा मिला है। तो एनएलपी के साथ भी ये है कि एनएलपी बहुत सी जगहों पे, जैसे एंकरिंग है, वो वेल टेस्टेड है कि जो कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हुई हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड नहीं है। तो आप उसे प्योर साइंस नहीं कह सकते कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक अप्रोच है, किसी भी चीज़ को समझने का एक थॉट प्रोसेस है कि आप पहले एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये हाइपोथेसिस आपका है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। फिर बाद में हाइपोथेसिस को आपको प्रूव करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, और फिर एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आएगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, और फिर उस इंटरप्रिटेशन के बाद चेक करना है कि इंटरप्रिटेशन हाइपोथेसिस से मैच हुआ है कि नहीं हुआ। Absolutely. अगर मैच हो गया तो आप उसे पीयर रिव्यू के लिए भेजेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपने किया है वो नहीं चलेगा, जो आपके फेलो साइंटिस्ट हैं उन सब के पास में भेजा जाएगा। और अगर वो उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाते हैं और आप अपने चीज़ को डिफेंड कर पाते हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ, और या फिर एज अ थियरी उसको कंसिडर किया जाएगा। बट एनएलपी में क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको प्योरली साइंटिफिक तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% साइंस है जैसे मेडिकल साइंस काम करती है। मगर आपकी विलिंगनेस अगर है, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अंधश्रद्धा वाली चीज़ है, ये सिस्टम काम करते हैं, विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। बिलीफ आपका कम भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है। अगर आपने ओपन है आप, Yes, this is the word. So willingness is needed. Even if your belief is not there, it is not that much important. बाकी belief का रोल तो मेडिसिन में भी बहुत जगहों पे रहता है। आज आप देखें कि हम सेम दवाई दो पेशेंट को सेम डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन दोनों की रिकवरी बिल्कुल अलग होती है। तो उसकी विल कितनी है हील होने की, उसके रीजंस क्या हैं सर्वाइव करने के, वो फाइट कितना करने के लिए तैयार है, ये सारे फैक्टर्स देखे गए हैं। और आजकल जो एपिजेनेटिक्स आ रही है, बॉडी माइंड कनेक्शन की रिसर्चेज हो रही हैं, जैसे ब्रूस लिप्टन ने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में बताया है कि इवन आपके जो बिलीफ्स हैं, आपके जो परसेप्शन है, वो आपके सेल्स को प्रोग्राम कर रहे हैं। योर सेल्स आर लिसनिंग टू देम, और आपकी बॉडी पे उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ये अब साइंटिफिकली प्रूव होने लगा है। यस, बिल्कुल प्रूव होने लगा है कि बॉडी और माइंड कनेक्टेड। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है। 1983 तक तो इसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते थे माइंड को, और अब तो पूरी ब्रांच है साइकोसोमेटिक साइंसेस। साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी। तो माइंड के जरिए बॉडी में ट्रांसलेट होने वाली बीमारियां, इन पे बाकायदा प्रॉपर रिसर्च होती है आज के डेट में। हमारी जो ऑडियंस है ना, वो एक चीज़ को मानती है, और उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और जितनी भी सक्सेस साइकोलॉजी की या सक्सेसफुल लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पे एक वर्ड है हैबिट्स। So some people say we are what we repeatedly do. Some people say first we make our habits and then our habits make us. Right? So आपकी जो बातें हैं, आपके पास जो NLP का पकड़ है जो आपकी, उसके बेस पे what is your take on breaking नेगेटिव हैबिट्स या बैड हैबिट्स जो हमें अभी सर्व नहीं कर रही हैं, और हाउ कैन समबडी रिप्लेस देम विद न्यू हैबिट्स यूजिंग NLP? कोई भी हैबिट का जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कि 3 पार्ट्स में हैबिट बनती है। ओके, सो जहाँ पे भी कहीं पे हैबिट है, चाहे वो स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर लेट पहुँचने की हैबिट है, या फिर ओवर ईटिंग की हैबिट है, आपकी किसी भी प्रकार की हैबिट हो, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं जिसे कहा जाता है। एक होता है ट्रिगर, ओके, जो उस न्यूरल हैबिट ब्रेन लेवल पे एक न्यूरल सर्किट्स है जो ऑटो पायलट में रन कर रहा है। तो वो ट्रिगर उसको चाहिए एक, जब तक ट्रिगर नहीं आएगा हैबिट एक्टिवेट नहीं होती है। तो हैबिट 3 चीज़ों की है, एक ट्रिगर होगा, एक बिहेवियर होगा, और एक रिवॉर्ड होगा। ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड, ये 3 चीज़ें मिलकर के आदत को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्मोकिंग ले लेते हैं, तो स्मोकिंग, जो एक स्मोकर है वो सिगरेट
पीना कब तय करता है कि अब मुझे जाके सिगरेट पीनी है, वो कैसे डिसाइड करता है उसका ब्रेन, ये चॉइस। उसको हमेशा पहले एक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर जैसा मैंने कहा, या तो विजुअल है, उसको इमेज बनी कि सिगरेट की एक इमेज आ गई, या फिर उसने इमेज भी दो प्रकार की होती है, विजुअल इंटरनल होता है और विजुअल एक्सटर्नल होता है। वी दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल वो जो मन ने क्रिएट किया, एक्सटर्नल की बाहर आपको सिगरेट का फोटो दिख गया। तो कई बार आपको बर्गर खाना नहीं है लेकिन बाहर से इमेज दिखा दी तो आपको ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये पूरा मार्केटिंग का जो गेम है, जो हर जगह आपको लगा के रखते हैं होर्डिंग्स और सब, वो ट्रिगरिंग का गेम है कि आपको सबकॉन्शियस में एक ट्रिगर दिया जाए। तो अगर तो आपकी हैबिट है तो वो सर्किट एक्टिवेट हो जाए ताकि। सो ट्रिगर चाहिए, तो इमेज आ गई ट्रिगर। कभी क्या होगा, फीलिंग ट्रिगर होगी कि स्ट्रेस अंदर बना है। बहुत से लोगों के लिए ट्रिगर है स्ट्रेस। जब भी उनको मेंटल स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है तो तुरंत वो जाएंगे और जाकर के सिगरेट पिएंगे। तो सिगरेट पीना जो है वो रूटीन है या फिर बिहेवियर है। उसका ट्रिगर था कोई आवाज़ या फिर कोई फीलिंग। ज़्यादातर बिल्कुल फिक्स ट्रिगर्स हैं लोगों के। अगर हम बहुत ऑब्जर्व करना चालू करें अपने ट्रिगर्स को तो पता चल जाएगा कि 100 में से 80 बार ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है सिगरेट पीने के लिए। और फिर है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है कि उसका स्ट्रेस जो था वो रिलैक्स हो गया। तो जब निकोटीन गया उसके अंदर तो सिगरेट रिलैक्स हो गई, सिगरेट ने उसके माइंड को रिलैक्स कर दिया। रिलैक्सेशन इसलिए भी आता है जब आप सिगरेट पीते हो तो आप लंबा खींचते हो, लंबा छोड़ते हो, तो कपाल भाती ब्रीदिंग, तो आपकी तो लोगों की डीप ब्रीदिंग भी हो जाती है। ठीक है, पर प्लीज डीप ब्रीदिंग के लिए सिगरेट पीना चालू ना कीजिएगा, कई रीजन बना ले। सो ये तीन चीजें यहाँ पे हैं। तो हमेशा ट्रिगर होगा। ट्रिगर विजुअल हो सकता है, विजुअल इंटरनल हो सकता है, विजुअल एक्सटर्नल हो सकता है। ट्रिगर ऑडियो इंटरनल हो सकता है, ऑडियो एक्सटर्नल हो सकता है। अंदर से आवाज आएगी, यार बहुत देर हो गई नहीं पिया, यार बोर हो रहा हूँ पी लेता हूँ, या फिर बाहर से कोई दोस्त बोल देगा यार पीने चल रहा है क्या। तीसरा होगा फीलिंग, स्ट्रेस की फीलिंग, लोनलीनेस की फीलिंग, और कई बार बोर्डम। हम बचपन में जब ट्रेनों में ट्रेवल करते थे तो चाय वाले आते हैं, ट्रेन में इतनी सारी चाय हो जाती है, मन नहीं है लेकिन बोर हो रहे हैं इसलिए बस पीते जा रहे हैं। तो कई बार वो लोनलीनेस और बोर्डम जो है वो ट्रिगर करता है हमारे अंदर से बिहेवियर को। लोग हैबिट्स क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि लोग सिर्फ बिहेवियर बदलना चाहते हैं। हैबिट तो तीन चीज़ों की बनी हुई है, ट्रिगर है, बिहेवियर है और रिवॉर्ड है। वो क्या देख रहे हैं, मैं सिगरेट छोड़ना, सिगरेट तो सिर्फ बिहेवियर वाला पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। रिवॉर्ड और ट्रिगर हिडन है, पता नहीं चल रहे, हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, हम सिर्फ बिहेवियर को देखते हैं। सो जब पूरी इक्वेशन में सिर्फ आप एक ही एलिमेंट हैंडल करना चाह रहे हो तो कैसे बदल पाओगे? तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड रिप्लेस द बिहेवियर। या फिर ट्रिगर वही रखो, रिवॉर्ड को रिप्लेस करो या बिहेवियर को रिप्लेस करो। तो आपको रिवॉर्ड रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रेस मेरा ट्रिगर है और सिगरेट पीने से मेरा फाइनल जो आउटकम मिल रहा है वो मिल रहा है रिलैक्सेशन का, तो जब भी आपके अंदर ये ट्रिगर आया, फर्स्ट यू हैव टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द ट्रिगर एंड देन रिप्लेस द बिहेवियर। और कौन सी चीज़ है जिससे रिलैक्सेशन आ सकता है? जो रिवॉर्ड है, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड को नहीं छोड़ेगा और एनवायरमेंट ट्रिगर नहीं छोड़ेगा, बिकॉज अवर एनवायरमेंट इज अ बिग ट्रिगरिंग मशीन। हमारा जो एनवायरमेंट एक ट्रिगर मशीन है, इसमें ट्रिगर्स पड़े हुए हैं जो लगातार हम पे एक्ट करते हैं और अलग अलग इमोशनल स्टेट्स हम में पैदा करते हैं बिना हमारी इच्छा के, बिना हमारी कॉन्शियस चॉइस के। तो आप दिन भर ज़्यादातर एक ही एनवायरनमेंट में हो, आप या तो घर में हो या अपने ऑफिस में हो, सिमिलर प्रकार के लोग हैं, सिमिलर प्रकार के विजुअल्स हैं, सिमिलर प्रकार की इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रही है। आजकल सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम पकड़ के रखता है कि आपने ये सब लाइक किया तो ज़्यादातर वही रील्स आपको दिखेंगी। तो हम ऑलमोस्ट अपने ट्रिगर्स 70-80% अडेप्ट कर लेते हैं। वही ट्रिगर्स हैं जो बार बार हमें अंदर से बिहेवियर्स या इमोशनल स्टेट्स को पैदा कर रहे हैं। तो वंस वी बिकम अवेयर ऑफ द ट्रिगर्स, वी कैन आइडेंटिफाई कि अब मेरे में ये ट्रिगर आ गया, तो नाउ माई ब्रेन इज आस्किंग फॉर रिलैक्सेशन। ब्रेन इज नॉट आस्किंग फॉर सिगरेट, ब्रेन इज आस्किंग फॉर रिलैक्सेशन। तो नाउ हाउ कैन यू रिप्लेस इट? तो मे बी जिस समय ये ट्रिगर लगा, गो एंड डू ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग कर लीजिए उस टाइम पे, ठीक है, कुछ जंप कर लीजिए जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती हो, जहाँ से रिलैक्सेशन की स्टेट हो। एनएलपी में भी कई टेक्निक्स होती हैं जिनको रिप्लेस कराया जा सकता है। जैसे कि एक टेक्निक होती है एज इफ टेक्निक, जिसमें आप तुरंत उस रिलैक्सेशन की स्टेट में बॉडी को डाल सकते हैं कि इमीडिएटली अपना पोस्चर चेंज कर दीजिए एज इफ यू आर रिलैक्स्ड। अगर आप रिलैक्स्ड होंगे तो आपका पोस्चर क्या होगा? तुरंत बॉडी का पोस्चर आपने रिलैक्स कर दिया। नेक कैसी होगी, कंधे कैसे होंगे। देन आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा? एज इफ यू आर रिलैक्स्ड।
फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स कर दिया, फोरहेड रिलैक्स कर दिया, आईज रिलैक्स कर दी। फिर बाद में ब्रीदिंग कैसी होगी, अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आप ब्रीदिंग को डीप कर दीजिए और फिर बाद में एक इंटरनल वॉइस डालिए, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। अपना नाम लेते हुए, खुद को कमांड देते हुए, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। कोई भी स्टेट ये 4 चीज़ों की तो बनी है। जब आप में डर है तो डर के समय क्या है, आपकी एक सर्टेन ब्रीदिंग पैटर्न है, आपकी एक फिजियोलॉजी है, श्रिंक होती हुई फिजियोलॉजी है, उसके अंदर आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, मे बी चेहरा लाल पड़ गया है या फिर नम हो गया है बिल्कुल, और अंदर एक आवाज़ चल रही है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अब क्या होगा मेरा। तो आपने जब ये चारों चीज़ें, और हमने पहले कहा कि एवरी एक्सपीरियंस एज स्ट्रक्चर, तो उसमें यही तो था, विजुअल था, आवाज़ थी, फीलिंग थी और इंटरनल वॉइस थी, वर्ड्स थे। तो जब ये चारों ही बदल दिया आपने, तो उस मोमेंट में आप देखेंगे आप डिफरेंट स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप वो क्रेविंग्स को रिड्यूस कर पाएंगे और बहुत चेंज आप देखेंगे अपनी उस हैबिट को डील करने में। एक है कि मैं समझता नहीं हूँ कि क्या करना है, दूसरा मुझे अब समझ आ गई कि करना क्या है जी। थोड़े दिन मैं फिर भी कर लेता हूँ, जैसे 2, 4, 5 दिन 10 दिन मैंने बदल दिया और नई चीज़ें करना शुरू कर दिया। शायद वर्कआउट में मिस कर रहा था, मैं 5-6 दिन जिम चला गया, और लेकिन फिर हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, किसी का 3 दिन के बाद वापस पुराना पैटर्न रिपीट होने लग जाता है जी। वो लोग कौन सी गलती है जो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो लाइक आई पर्सनली नो पीपल जो 10-15 साल से एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार मूड बनाएंगे, फिर वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी ले लेंगे, फिर कोई ऑडियो सुन लेंगे, फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, मतलब अब कर दूंगा, इस बार अलग हो जाएगा, एंड देन दे कई बार मुझे लगता है वो जेन्युइनली करना भी चाहते हैं लेकिन दे फॉल इन अ ट्रैप और वो स्लिप कर जाते हैं जी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, लाइक व्हाई दिस स्लिप हैपेंस? मतलब मन बना लिया, मोटिवेशन है, समझ भी आ रही है, करना भी चाहता हूँ, किया भी है शुरू, फिर लेकिन मैं 5, 6, 7, 10 दिन के बाद में आई अगेन फॉल बैक टू सेम ओल्ड पैटर्न। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते हैं, कि दे वांट कंसिस्टेंसी बट व्हाई कंसिस्टेंसी इज़ नॉट देयर। जब भी आप किसी गोल के परसूट में हैं तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। उसके एक जो सबसे, अगर NLP के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर दूं तो ये है कि ज़्यादातर हम अपनी सेल्फ इमेज में चेंज करने के बजाय सिर्फ विल पावर से अपने गोल पूरा करने का प्रयास करते हैं। ओके, कि विल पावर और मोटिवेशन को आप एक ही मानते हो क्या? हाँ, एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड हैं, हालांकि अलग हैं दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। विल पावर थोड़ी सी अलग चीज़ होती है कि विल पावर सिर्फ मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। विल पावर का मतलब है योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस। विल पावर का मतलब है योर एबिलिटी टू जनरेट एक्शन और इनहिबिट एक्शन। विल पावर एक्शन जनरेट करने का भी सिस्टम है और एक्शन रोकने का भी सिस्टम है, दोनों प्रकार का सिस्टम है। मगर विल पावर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। विल पावर हमारे पास में एक अनलिमिटेड वे में नहीं, हमारे ग्लूकोज लेवल पे निर्भर करती है, हमारे एनर्जी लेवल्स पे निर्भर करती है, प्लस आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो आपका फ्रंट ब्रेन है, वो उसमें कितनी एक्टिविटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। लेकिन हमारे हैबिट्स को और कंसिस्टेंसी को हमारी सेल्फ इमेज कंट्रोल करती है, जो हमारी आंतरिक छवि है या फिर आइडेंटिटी है। सो आवर रियलिटी इज ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ आवर आइडेंटिटी। तो अगर आप बाहरी दुनिया में कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो आपकी आइडेंटिटी से मिसमैच्ड है, तो आप उसे विल पावर से कर रहे हो, यानी कि फोर्सफुली आप उसे कर रहे हो। तो आप फोर्सफुली 10-15 दिन, 20 दिन, 21 दिन कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। उसके बाद में होता है स्नैपबैक इफेक्ट। तो NLP में एक इफेक्ट कहते हैं हम। स्नैपबैक इफेक्ट का मतलब है कि जो आपकी प्रीवियस आइडेंटिटी थी, उसी आइडेंटिटी के बिहेवियर में आप वापस जाओगे। तो आप ऐसा समझिए कि आपकी आइडेंटिटी की अपनी एक ग्रेविटी है। तो हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती ना वो। जब तक आपने एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंकी, वो नीचे ही आएगी। तो सेल्फ इमेज में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिक एग्जांपल दूं, सपोज आप अंदर से आपकी आइडेंटिटी आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। मुझे बताइए, एक बहुत ईमानदार प्रोक्रेस्टिनेटर, कट्टर प्रोक्रेस्टिनेटर उसके बिहेवियर में क्या होना चाहिए? अगर आप एक ऑनेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो आपके बिहेवियर में क्या होना चाहिए? मैं चीज़ों को टाल मटोल करूंगा, हमेशा टालमाल करूंगा, हमेशा। हाँ। कोई मुझे आके कितना भी समझा दे, मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं, यही हमारा होगा। तो जब आपकी आइडेंटिटी है आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर, दिस इज योर आइडेंटिटी, तो आप काम टाइम पे कैसे कर लोगे? अगर आप एक सपोज कट्टर हिंदू हैं तो आपके बिहेवियर में वही बातें चलेंगी ना जो एक कट्टर हिंदू के में चलेगी। क्या उसके अगेंस्ट आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
कोई कितना भी आके समझा दे, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। करना चाहोगे तो भी थोड़े दिनों में यू विल अगेन फॉल बैक टू द सेम पैटर्न। और इसी वजह से आप देखें जिन लोगों की आइडेंटिटी आई एम पुअर, तो गैलप्स करके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक सर्वेज करती है, इन्होंने एक सर्वे किया हु विल बी द मिलेनियर और कौन बनेगा करोड़पति से, जो ऐसे सीरियल से लॉटरी विनर जो होते हैं ये 5 साल बाद क्या कर रहे होते हैं। तो सर्वे में ये निकल के आया कि 80% लोग वापस वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, क्योंकि उन्हों को बैंक में पैसा तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन आइडेंटिटी अभी भी पुअर की है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या करती है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो आपके थॉट्स को कैप्चर करती है, इनर डायलॉग को कैप्चर करती है, आपके इमोशंस को कैप्चर करती है, फीलिंग्स को बदलती है और अल्टीमेटली आपसे ऐसे डिसीजन करवाती है कि यू गो बैक। आपकी जो लाइफ की रियलिटी है वो रियलिटी उसको अपनी आइडेंटिटी से मैच होती हुई चाहिए। तो अंदर आप आई एम सपोज पुअर हैं और बाहर आपको पैसा दिख रहा है, तो थोड़े दिन तो आप फोर्सफुली कर लेंगे, लेकिन फिर आइडेंटिटी को थ्रेट लगता है कि आई एम पुअर बट ये हो क्या रहा है, तो वो अब आपको ऐसे फॉल्स डिसीजन में डालेगी, ऐसे में भी इन्वेस्टमेंट में डालेगी, ऐसे लोगों से मिलवाएगी, ऐसे फैसले करवाएगी कि यू गो बैक टू द सेम पैटर्न। सो दैट्स वाई पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए और उसके बाद में अपने गोल्स पे काम करना चालू कीजिए। सो एक रीज़न तो है आइडेंटिटी। दूसरा रीज़न होता है कि ज़्यादातर जब आप उन्हीं गोल्स में कंसिस्टेंट नहीं हो जो गोल्स आपने किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से लिए हैं। गोल ये बहुत पावरफुल बात बोली, एक बार इसको आप रिपीट करिएगा। हाँ, मैं इसको फिर से बोलता हूँ। हाँ। ज़्यादातर हमारे गोल्स जो होते हैं वो गोल्स ट्रिगर होते हैं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। किसी प्रोग्राम में आप गए, वहाँ से आप मोटिवेट हो गए, हाँ, कोई किताब पढ़ी आपने, पिताजी ने का कहना है कि रोज सुबह जल्दी उठा करो, यस, जिम जाना बहुत जरूरी है, लोगों ने कहा, लोगों की कोई मान्यता थी या लोगों ने आपको ट्रिगर किया कि ये करना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। तो अब वो लोगों को कहने की वजह से आप ट्रिगर हुए हो, तो अब आपको विल पावर ही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो गोल भी दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आते हैं और एक आपके अंदर से जीवंत होते हैं, जीव लेते हैं, रूट लेते हैं आपके अंदर से। तो आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, अंदर से आने का मतलब जो हमारी कोर वैल्यूज़ होती हैं, क्या जो मेरा गोल है वो कोर वैल्यू से अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आप परसू करेंगे, यू विल नॉट परसू। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे अगर नौकरी के गोल दिए जाएंगे तो मैं अगर कर भी रहा हूँगा तो मैं बहुत परेशानी से कर रहा हूँगा क्योंकि मेरे परिवार की नीड है तो शायद मैं कर रहा हूँगा, बट मेरा दिल हमेशा ये कहेगा कि मैं कुछ फ्री होके करना चाहता हूँ। तो आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू के साथ में आपका गोल लिंक है कि नहीं है, वो अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो जब नहीं होगा तो आप देखेंगे कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सो अलाइनमेंट विथ योर इंटरनल वैल्यूज़, ये चेक करना है कि गोल किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आ रहा है, पीयर प्रेशर से आ रहा है, या फिर संभव मेरी कोई कोर वैल्यू है जो इससे जुड़ती है। तो एनएलपी में वैल्यू एलिसिटेशंस होते हैं जिनमें हम कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये आपकी 5 कोर वैल्यूज़ हैं। अब आप जीवन के जो भी फैसले लें, जो भी गोल लें, सबसे पहले ये चेक करें कि ये गोल इन 5 कोर वैल्यू से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और नहीं जुड़ा है तो उसको कैसे जोड़ना है। मान लिया कि इतनी नीड आ गई है जीवन की कि वो करना ज़रूरी हो गया है, तो उसकी लिंकिंग कैसे की जाती है, दैट हाउ टू लिंक योर गोल टू योर कोर वैल्यूज़। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जितने सारे लोगों से मिलता हूँ, मैक्सिमम लोगों को अपनी कोर वैल्यूज़ पता ही नहीं है। वो खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा शेर है कि ज़िंदगी भर साथ चलते रहे पर कभी तारुफ ना हो सका। मतलब कि लाइफ टाइम से साथ में चल रहे हैं मगर खुद से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। सिर्फ खुद की आदतों को जाना, खुद के बिहेवियर को जाना, मगर खुद के व्यक्तित्व को अंदर से बिल्कुल डीपली कभी पहचाना ही नहीं। इस वजह से कोई भी रैंडम गोल ले लिया, लगा कि ये ज़रूरी है तो जाके उस पर करने लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी किसी गोल पे तब तक कमिट ही ना करें जब तक आप उसे अपनी वैल्यू से लिंक करके ना देख लें। अगर आपने अपनी वैल्यू से लिंक करके देख लिया तभी कमिट करें, क्योंकि बिना लिंकिंग के आप कमिट कर दोगे तो होगा क्या कि आप उसे करोगे नहीं। और मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन की सबसे बुरी बात वो होती है जब वो अपनी नज़र में गिरने लगता है, और सबसे अच्छी बात होती है कि जब वो अपनी नज़र में उठने लगता है। तो जब भी आप अपने किए गए प्रोमिसेस पूरे करते हैं आप उठ जाते हैं, और जब जब तोड़ते हैं आप गिरने लग जाते हैं। तो सेल्फ इमेज पे काम करें, वैल्यू पे काम करें, और एक और तीसरी चीज़ चाहिए फिर भी, ये दोनों होने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी।
there should be a mentor or there should be an accountable partner who is making sure that you are consistent. आज इतना क्यों कोचिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है? पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ एथलीट्स को कोचेस की जरूरत है। आज आप बताइए, क्या विराट कोहली का कोच उससे बढ़िया क्रिकेट खेलता है क्या? वो कोच क्यों रखा गया है? क्रिकेट के लिए नहीं रखा गया है, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए रखा गया है। अभी कल ही मैं रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहता है कि मेरा भी मूड नहीं होता है कि मैं हर रोज जाकर के एक्सरसाइज करूं, मेरा मूड नहीं है कि मैं रोज जाकर के जिम हिट करूं, लेकिन आपको अपने मूड के बियॉन्ड जाना होगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप मूड या मोटिवेशन से कंट्रोल नहीं है, आपको पता है कि ये चीज़ जो मेरा गोल है पूरा करने के लिए मुझे करनी चाहिए, मैं बस उठता हूँ और जाकर के उस गोल को करता हूँ, मेरा मन है कि नहीं है, इट डजंट मैटर टू मी। सो 3 चीज़ें हैं जो हमारी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करा सकती हैं। हाँ, नंबर 1, हम सिर्फ बिहेवियर बदलने के बारे में पूरा फोकस ना देके हम आइडेंटिटी पे काम करें। पहले आइडेंटिटी एंड देन बिहेवियर। फर्स्ट आइडेंटिटी देन बिहेवियर। और दूसरा जो आपने बताया वो था आपका इंटरनल वैल्यूज जो है, अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज। एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या अकाउंटेबिलिटी कोच और मेंटोर। हाँ, somebody जिस यू लुक अप टू द पर्सन, जिसका फीडबैक मैटर करता है, जिसका जजमेंट मैटर करता है आपके लिए। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप कोई कोच हायर कर सकते हैं, तो मे बी आपके परिवार में कोई जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उसको जा करके बताइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो आपके ऊपर चेक रखे कि मैंने ये किया कि नहीं किया, तो वो आपको करना चाहिए। और ये सेल्फ इमेज को चेंज करना कितना आसान कितना मुश्किल है, क्या हम आसानी से कर सकते हैं? देयर आर टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के जरिए आप कर सकते हैं और काफ़ी काम किया जा सकता है। सेल्फ इमेज 27-28 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज को किया जा सकता है। ओके। और जो दूसरी वाली यहाँ पे एक चीज़ लोग ये ना समझे कि सेल्फ इमेज चेंज करने का मतलब नहीं कि रिजल्ट मिल गया आपको। सेल्फ इमेज चेंज करने का मतलब है कि अब जो आप एक्शन लोगे सेल्फ इमेज चेंज करके, अगर आई एम फिट की इमेज बना ली, और अब आप जब जिम जाओगे यू विल सी दैट यू हैव एक्स्ट्रा मोमेंटम। मोटिवेशन से ज़्यादा मोमेंटम ज़रूरी है, दैट यू विल फील दैट मोमेंटम, दैट आई एम ग्रोइंग, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। और आपके जो डिसीजन होंगे ना, वो जो आपकी पॉजिटिव इमेज है उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे, आपकी करंट इमेज के हिसाब से नहीं लोगे। क्योंकि करंट इमेज तो आपकी फैट की है, लेकिन फिट जो है ना व्यक्ति, वो आपका वर्जन आपके लिए चॉइसेस लेने लग जाएगा। इफ़ आई एम फिट देन व्हाट वुड आई डू, उस हिसाब से आपका ब्रेन सोचता है। राइट। और जो ये दूसरा आपने बोला कि हम बाकी सब चीज़ों को जान लेते हैं लेकिन खुद की वैल्यूज़ नहीं जान पाते हैं जी, तो उस पर आप थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं कि वैल्यूज़ होती कौन सी हैं? वैल्यूज़, ज़्यादातर लोग वैल्यू को वो एथिक्स और मोरालिटी की टर्म्स में देखते हैं कि फैमिली वैल्यूज़ हैं, आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एनएलपी में वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता। एनएलपी का कॉन्टेक्स्ट है जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है पाना सबकॉन्शियसली। जैसे फ्रीडम इज़ अ वैल्यू, ऑनेस्टी इज़ अ वैल्यू, मनी कैन बी अ वैल्यू, फैमिली इज़ अ वैल्यू, हेल्थ इज़ अ वैल्यू, सिग्निफिकेंस, रिकग्निशन, फेम इज़ अ वैल्यू, लव एंड कनेक्शन इज़ अ वैल्यू। तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमारी हैं। विजडम इज़ अ वैल्यू, नॉलेज इज़ अ वैल्यू। जिस व्यक्ति की वैल्यू में नॉलेज है वो इतने सारे कोर्सेज करेगा, इतनी सारी किताबें पढ़ेगा, भले ही उससे उसका कमाई भी नहीं आ रहा है, वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर, उसको बड़ी खुशी मिलेगी बहुत सारी नॉलेज लेने में। तो जबकि सब ये नहीं कर रहे होंगे। राइट। तो जिसकी वैल्यू में होता है वो चीज़ें हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी होती हैं, और वैल्यू से ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती हैं। सारी हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं लाइफ में वो वैल्यू लेवल पे ही मैक्सिमम टाइम एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और नौकरी में आप खुश नहीं हैं, और अब बार बार आपको ख्याल आता है कि मैं तो अपना बिजनेस बनाऊंगा। अब ये ख्याल 10 साल से चल रहा है उसके दिमाग में, लेकिन वो कर नहीं पाया। ठीक है, तो जब महीने के आखिरी दिन चल रहे होते हैं तो उसको बिजनेस खोलना है, जैसे पहले 7 दिन होते हैं तब वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है नौकरी का। या फिर कभी दोस्तों के साथ 2 पैग लगा ले तो लगता है कि ये तो छोड़ ही देनी है नौकरी। तो ये जो डिलेमा है उसका, ये डिलेमा बेसिकली नौकरी या फिर बिजनेस का डिलेमा नहीं है। डीप डाउन इसकी 2 वैल्यू हैं जो फाइट कर रही हैं। एक वैल्यू है फ्रीडम की और एक वैल्यू है सिक्योरिटी की। तो इसकी सिक्योरिटी तो कह रही है कि जो चल रहा है वो चलाता रहे, बहुत बढ़िया। और इसकी फ्रीडम क्या कह रही है, यार मुझे भी तो एक्सप्रेस होना है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो कभी फ्रीडम ट्रिगर हो रही है, कभी सिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है। तो इन दोनों में द्वंद्व चल रहा है। अब ये इस द्वंद्व को सॉर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको पता नहीं है कि कौन सी मेरी प्रायोरिटी है।
इसको पहले तो यही नहीं पता कि फ्रीडम और सिक्योरिटी फाइट कर रही है, इसे तो लग रहा है कि बिजनेस और नौकरी की फाइट चल रही है, वो फाइट है ही नहीं। तो जब आप अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है। आपको वही फैसलों को प्रायोरिटी दें जो आपकी वैल्यू में प्रायोरिटी है। अगर आपकी फ्रीडम प्रायोरिटी है, सिक्योरिटी नीचे है, गो फॉर द फ्रीडम। मगर इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब ये है कि साइड में कुछ आप शुरू कीजिए जिससे कि आप अपनी फ्रीडम की वैल्यू को बिल्ड कर सकें और वो फ्रीडम भी हल्की फुल्की सिक्योरिटी देना चालू कर दे आपको, देन यू कैन स्विच, फिर आप स्विच कर सकते हैं। वो फैसला आपके लिए बेहद बढ़िया फैसला रहेगा। और सही फैसले सिर्फ वो नहीं होते जिनमें हमें सफलता मिलती है, सही फैसले वो होते हैं जिनमें हमें सफलता मिले चाहे फेलियर मिले, हमें पछतावा कभी नहीं होता। तो सही फैसला आप जब वैल्यू के अलाइनमेंट में फैसला लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस फैसले से सफलता ही मिलेगी, आप हार भी सकते हैं, लेकिन आप कभी पछतावा नहीं करेंगे अपने फैसले का। यू विल ओन योर डिसीजन कि इसमें सफलता मिली तो मैं जिम्मेदार हूँ, हार मिली मुझे ज़रा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये किया, एक पछतावा नहीं रहता। आप देखें भगत सिंह 22-23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ गया? क्योंकि फ्रीडम वैल्यू में है। क्या सारे के सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार थे? उस समय जितने भी भारतीय थे जिनकी सिक्योरिटी वैल्यू थी वो लोग अपना अच्छा नौकरी करके काम कर रहे थे। लड़ सिर्फ वो रहे थे जिनके लिए आज़ादी, फ्रीडम एक टॉप वैल्यू थी। और अपनी वैल्यू के लिए लिया हुआ डिसीजन आपको हमेशा खुशी देगा, चाहे उसके लिए आप जान ही क्यों ना दें, उसके लिए जान भी क्यों ना दे तो आप। राइट। तो ये अलाइनमेंट, तो इसलिए कहा जाता है दैट रियल फुलफिलमेंट इन लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम अचीवमेंट, इट कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट। ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया ना, ये बहुत डीप है और थोड़ा अलग है। और बहुत सारे लिसनर्स जो इसे सुन रहे होंगे उनके लिए शायद ये चीज़ें उनको अपील कर रही होंगी, लेकिन आज उन्हें एक नई दिशा और नया पर्सपेक्टिव मिल गया अपने गोल्स को, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने का, समझने का। कैन यू रिकमेंड सम बुक्स और सम मटेरियल वेयर पीपल कैन स्टार्ट देयर जर्नी ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर वैल्यूज़ या सेल्फ इमेज? इसके बारे में अगर वो सफ़र शुरू करना चाहें तो उन्हें पहले कुछ बेबी स्टेप्स वो कैसे ले सकते हैं? मैं रेकमेंड करूँगा कि किसी गाइड की प्रेजेंस में ही इसे किया जाए। ओके। क्योंकि किताबों में कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इतने ज़्यादा डिस्टोर्टेड हैं कि दे विल रन अवे फ्रॉम इट। राइट। सो अनफॉर्चुनेटली मैं एक भी किताब रेकमेंड नहीं कर सकता जिस किताब में इट्स बेटर किसी गाइड की प्रेजेंस में, उसके साथ में। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप योगा किताब में पढ़ के और मुझे योगा सीखना है, तो इट्स नॉट अ राइट एडवाइस। इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी हु इज़ डूइंग इट, तभी आप उसके साथ में जस्टिस कर पाएंगे। राइट। यस। एक चीज़ ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को कामयाबी से रोक दे रही है। गुड पीपल, टैलेंटेड पीपल, बट एक बार अगर वो डिप कर जाते हैं ना, उनकी एनर्जी, उनका मूड, फिर वहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं। या बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैंने मन बनाया था ये करूँगा, सुबह उठते ही बस एक ये छोटा सा झगड़ा हो गया, झगड़ा 5 मिनट का हुआ अपने स्पाउस से, लेकिन अब उसके बाद के पूरे बचे हुए दिन के घंटों तक वो उस लूप में अटक जाते हैं। या किसी के साथ एक मीटिंग खराब चली जाए तो फिर वो पूरा वीक किसी का खराब चला जाता है। तो ये बैड मूड्स, रिजेक्शंस और एनी अदर इंसिडेंट जो ख़त्म तो हो गया 2, 4, 5, 10 मिनट में, या गुस्से में कुछ कह दिया, अब कह दिया तो कह दिया, या कहीं गिल्ट हो गई, ये सब जो है ना हमारी प्रोडक्टिविटी के मुझे लगता है सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी। जैसे रिजल्ट तब आएंगे जब हम काम करेंगे। अब लोगों से पूछा जाता है काम क्यों नहीं किया? सर बस मूड ही नहीं बना, सर बस हो ही नहीं पाया, अंदर से आवाज़ नहीं आई, बस सर वो झगड़ा हो गया, वो पूरा दिन मेरे दिमाग में चलता रहा। तो इज देयर ए वे जिससे हम इंस्टेंट शिफ्ट कर सकें या जल्दी शिफ्ट कर सकें? इन सब एक्सपीरियंसेस को हम नहीं रोक सकते क्योंकि एक्सटर्नल है। मतलब मेरा मीटिंग करना मेरे हाथ में था, उसने जवाब भी दे दिया, पैसे भी नहीं आए, मीटिंग में रिजल्ट भी नहीं आया, और सामने से ऐसी कोई बात आ गई कि मैं और डीमोटिवेटेड हो गया। तो एक बार डीमोटिवेटेड होना इज ऑल राइट, बट उसमें पड़े रह जाना या उस नेगेटिव मूड में, नेगेटिव इमोशन में रह जाना, that is killing productivity and our performance and results. So any maybe hack or tip you can give on this? So in NLP we call it state. दरुमल भाषा में हम जैसे मूड बोलते हैं या क्रिकेट में फॉर्म बोलते हैं, तो NLP इसे कहती है कि आपकी स्टेट है, इमोशनल स्टेट आपने गेन करी। और ये स्टेट आई कहाँ से?
कोई आपने एक्सटर्नल ट्रिगर लिया है जिसने आपके अंदर ये स्टेट पैदा करी है। तो मैं भी यहाँ पे ट्रिगर था, किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करी। कई बार ट्रिगर है कि ट्रैफिक में किसी ने साइड नहीं दी। लोग तो आजकल यूरेनियम 92 बन के घूमते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहीं से भी एक फायर लग गई तो फटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ट्रिगर्स आपके अंदर स्टेट पैदा करते हैं। स्टेट दो प्रकार की है, एक है रिसोर्सफुल और एक अनरिसोर्सफुल। ये के है क्या? मैं आपकी बात एक तरीके से के भी आप डीप डाउन के में मान सकते हैं इसको। तो स्टेट रिसोर्सफुल मतलब कि आप पॉजिटिव स्टेट्स में, अनरिसोर्सफुल मतलब नेगेटिव स्टेट्स में जाते हैं। तो जब भी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट्स में होंगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, जैसा आपने कहा। तो आपको रिसोर्सफुल में ही रहना है अगर प्रोडक्टिव रहना है। तो इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, हाई परफॉर्मर्स हैं, लोगों को बाहर से लगता है कि जो डिफरेंस है वो टैलेंट का है, कईयों को लगता है कि प्रैक्टिस का है। कुछ हद तक प्रैक्टिस का है, टैलेंट का है, मगर क्या चीज़ है जो एक 5वें नंबर के प्लेयर को और एक 20वें नंबर के प्लेयर में गैप पैदा करती है? क्या वो प्रैक्टिस का गैप है सिर्फ? नहीं, तो सबकी ट्रेनिंग सेम हो रही है, ऑलमोस्ट सबके कोचेस अवेलेबल हैं, कोचेस सेम है, डाइट सेम, एवरीथिंग। तो मेन है फ्लो का। देयर इज अ स्टेट कॉल्ड फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वो स्टेट है जिस स्टेट में आप हाई और वेरी डीप कंसंट्रेशन की स्टेट में रहते हो। तो ये देखा गया है कि जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं, डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, वो ज़्यादातर समय रिसोर्सफुल रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन रिसोर्सफुल स्टेट्स। सो रिसोर्सफुल स्टेट्स इमीडिएटली शिफ्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेक्निक बताई है जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ, दैट इज एज इफ टेक्निक। तो आप अपने पोस्चर को इमीडिएटली बदल लीजिए, क्योंकि जब आप टर्मोइल में हैं, इमोशनल टर्मोइल में भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी नेगेटिव स्टेट्स हैं। इन सब स्टेट की आउटपुट स्टेट है रिलैक्सेशन। आप अपने आप से पूछिए कि इस पल में मुझे कौन सी स्टेट चाहिए। ये नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए कौन सी, उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम उसी पे फोकस करते हैं क्या नहीं चाहिए। अब सपोज करें कि मैं आपके पास में आ गया, सपोज कि आप अहमदाबाद के स्टेशन पे हैं और आप टिकट दे रहे हैं, मैं आपके पास में आ गया टिकट लेने के लिए, और मैं आपके सामने टिकट पे आके खड़ा हुआ, आपने पूछा कहाँ की टिकट दूं, मैंने कहा सूरत के मत दो, तो आप मुझे कहाँ की दे पाएंगे? कहीं की नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या बताया आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं उसे। यू डिडंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन। वो कैसे बदलाव लाए? आप कह रहे हैं जी, वो कह रहा है नहीं बताइए कहाँ जाना है, अहमदाबाद नहीं रहना बस। अब कहाँ का टिकट देगा वो आपको? वो टिकट आपको दे ही नहीं सकता, बिकॉज आप क्या नहीं चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा सबसे पहले तो ये सवाल करें कि अभी इस नेगेटिव स्टेट में मुझे गुस्सा नहीं तो क्या चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आए कि क्या चाहिए, तो रिलैक्सेशन की स्टेट ले लीजिए कि अभी मुझे रिलैक्स होना है। ओके, आई शुड बी एटलीस्ट रिलैक्स्ड। कई बार पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसमें मुझे सिर्फ रिलैक्स नहीं होना है, आई वांट कॉन्फिडेंस एज वेल। तो यू कैन एंकर स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल, यू कैन एंकर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एज वेल। तो एज इफ लगा करके आउटपुट स्टेट को रिलैक्सेशन डाल करके, एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, पोस्चर एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, फेशियल एक्सप्रेशन एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग एंड इंटरनल वॉइस माय नेम इज दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। कॉन्फिडेंस चाहिए तो एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, एज इफ एक सपोजिशन का फ्रेम है, संभावना का फ्रेम है, माना की। तो एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट पोस्चर क्या है, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट ब्रीदिंग कैसी होगी, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट मेरी इंटरनल वॉइस क्या होगी, माई नेम इज दिस एंड आई एम कॉन्फिडेंट। अपनी आइडेंटिटी में वो स्टेट को भर दीजिए, माई नेम इज दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। इवन यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस एंड जॉय। लोग कई बार आँख में से आंसू गिरने लग जाते हैं जब हम कई बार प्रैक्टिकल कराते हैं फिजिकल में, कोई रीज़न नहीं है लेकिन आंसू आ रहा है, खुशी के आंसू, इतना स्टेट ऑफ हैप्पीनेस उसके अंदर जॉय बन जा रही है सिर्फ ये एक्सरसाइज करके। तो 4 चीज़ें बदलनी है ये एज इफ वाली में। आप जिस भी आज मूड में हैं, जितना भी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, अब आपको ये डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या, और उसके अनुसार आपको 4 चीज़ें बदलनी है अपना। उसी के एज इफ अगर मैं एज इफ का मतलब अगर मैं ये मानूं कि अगर इस समय मैं खुश होता तो कैसा बॉडी पोस्चर होता, क्या सही है? राइट। सो एज इफ आई एम हैप्पी, जैसे कि मैं खुश हूँ, माना कि मैं खुश हूँ। जैसे कि मैं मतलब खुश हूँ, माना कि मैं खुश हूँ,
तो बॉडी कैसी होगी, Posture. माना कि मैं खुश हूँ तो ब्रीदिंग, मेरा ब्रीदिंग कैसा होगा, माना कि मैं खुश हूँ तो फेशियल एक्सप्रेशन कैसा Facial होगा, expression. और इंटरनल वॉइस क्या होगी, Internal. माय नेम इज दिस एंड आई एम हैप्पी। पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, इंटरनल डायलॉग एंड breathing. ब्रीदिंग, ये Yes. 4 चीजें अगर हम चार बदल दें तो state बदल जाएगी। स्टेट बदल जाएगी। और कितनी देर लगती है? 30 सेकेंड 40 सेकेंड, कंप्लीट चेंज। और ये चेंज कोई ऐसा चेंज नहीं है जो ट्रिक है, लोग ये कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको इजी हेलमेट पहना है और उसके अंदर देखें तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी हाईली रिड्यूस हो जाएगी, जो रिलैक्सेशन की स्टेट में होती है, जहां आपको अगर स्पा में बिठा दें और बॉडी रिलैक्स्ड है, फिर आपके ब्रेन एक्टिविटी को देखें और इस टेक्निक के बाद में देखें, दोनों बिल्कुल सिमिलर होगी। तो एग्जैक्ट देयर इज अ न्यूरल पैटर्न ऑफ रिलैक्सेशन। तो सिर्फ ट्रिकिंग नहीं है, वो नहीं ऑल इज वेल जो है वो नहीं है ये। यस, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस, इट्स अ रेगुलेशन टेक्निक कि इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हैं आप, रूट से उसको क्योर नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट एट द रूट लेवल बट इट्स अ रेगुलेशन टेक्निक। तो एनएलपी में तो बहुत रूटेड टेक्निक्स भी होती हैं, मगर ये एक रेगुलेशन टेक्निक है जिसको आप इमीडिएटली यू कैन डू। और इसी सेम टेक्निक की एप्लीकेशन मेरे को मीटिंग में जाना है और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस के लिए, एक अच्छी डील होने वाली है, या मुझे फिर स्टेज पे जाना है जी। तो क्या ये जो एज इफ टेक्निक है इसकी एप्लीकेशन दोनों में एंटर होने से पहले लगा लीजिए, क्योंकि आपके माइंड में तो स्टेट मैटर करती है। अगर आप स्टेट राइट नहीं है, आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, यू विल लूज कनेक्शन विथ योर इंटरनल रिसोर्सेस। तो एक बच्चा जब घर पे पढ़ा, सारा आंसर दे दिया, लिख के बता दिया, सब कर दिया उसने, ये सेम बच्चा एग्जाम में देने गया, भूल गया। ये बच्चा जब एग्जाम से बाहर आया तुरंत इसको वापस याद आ गया, अरे इसका आंसर तो ये था। लेकिन वहाँ नहीं आया। इंटरव्यू से पहले सब तैयारी थी, इंटरव्यू के दौरान गलत आंसर दे दिया, बाहर आया वापस सही आंसर आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि जब वो घर पे था वो लर्निंग स्टेट में था, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस स्टेट में था। परफॉर्मेंस स्टेट में एंजाइटी एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है, और लर्निंग स्टेट में आप काम और पीसफुल और रिलैक्सेशन की स्टेट में हो। तो आपकी स्टेट से तय होता है कि आपके अंदर जो रिसोर्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ से ये पता लगेगा। तो क्रिकेट में जब हम अगर किसी को कोच करते हैं तो क्रिकेट में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि स्किल प्लस फॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। सिर्फ स्किल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फॉर्म मतलब स्टेट। तो जब अगर विराट कोहली की फॉर्म अगर ख़राब चल रही है तो ऐसा थोड़ी है कि वो शॉट मारना भूल गया है। क्या उसके पास में स्ट्रेट ड्राइव का शॉट अंदर मस्कुलर मेमोरी में नहीं है क्या? स्क्वायर कट नहीं है क्या? पुल नहीं है क्या? हुक नहीं है क्या? सारे रिसोर्स अंदर हैं, लेकिन वो जिस टाइम पे जिस मोमेंट पे एक्सप्रेस होना चाहिए वो मोमेंट पे एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। इसीलिए आज जो साइकोलॉजी के कोचेज होते हैं वो भी क्यों रखे जाते हैं एथलीट्स के लिए? उनका काम तो बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सब यही प्रयास करते हैं कि खिलाड़ी कैसे एक अच्छी स्टेट में रहें। क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना है, फीडबैक इतना मिलता है, क्रिटिसिज्म इतना होता है, इवन इनको आइसोलेट भी किया जाता है कि ये सब नहीं पढ़ना है आपको। तो दे मेक श्योर कि ड्यूरिंग देयर मैचेस वो जितना हो सके इन ट्रिगर से अवॉइड करके रखें, सो दैट इनकी जो स्टेट्स है वो स्टेट्स नहीं जाए। ओके, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ एक निकल के आई कि हमारी जो परफॉर्मेंस है क्रिकेट में, आपने बोल दिया स्किल प्लस फॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। और हमारी नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें या बिजनेसेस की बात करें, स्किल प्लस स्टेट इज इक्वल टू सेल्स में भी यही होगा। आप सेल की स्किल दे दिया कि इस ऑब्जेक्शन पे ये बोलना है, आपने स्क्रिप्ट दे दी पूरी, बंदे के पास में कहानियां भी हैं, सब है, ठीक है। अब वो गया गेस्ट के पास में या प्रोस्पेक्ट के पास में, और जैसे ही प्रोस्पेक्ट से ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन ने क्या किया, उसकी स्टेट को बिगाड़ दिया। तो अब उसका जो आंसर राइट टाइमिंग पे निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं। आपने तो स्क्रिप्ट देख के भेजी थी, अब नहीं निकलेगी। यही कारण है आप देखें LIC में या ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स में बाकायदा प्रॉपर स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोडक्ट सेम है, स्क्रिप्ट सेम है, तो फिर सारे लोग सेम क्यों नहीं बेच पा रहे? मार्केट भी एक ही देश है, यह भी नहीं कि सब अलग अलग देशों में मार्केट कर रहे हैं। स्टेट मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। स्किल काम नहीं करेगी अगर स्टेट पे काम नहीं किया तो।
if it is so important, why in 99% trainings this is being ignored? Nobody talks about it. And like आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है हम सिर्फ जो कॉन्शियस वाली ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, सिर्फ उन्हीं पे काम किए जा रहे हैं कि उसने ये पूछा तो ये जवाब देना है, उसने ये पूछा तो ये जवाब देना है, उसने ये पूछा तो ये जवाब देना है। ऊपर में क्यों लोग क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? ज़्यादातर ट्रेनिंग्स का एम क्या रहता है कि लोगों को मोटिवेट कर दो, बिकॉज दे थिंक दैट सेल इज़ लाइक कि सिर्फ हम मोटिवेट करें लोगों को, ठीक है, लेकिन डीपर लेवल पे बहुत सारे काम करना पड़ेगा। वो जो बंदा सेल कर रहा है ना, उसकी हिस्ट्री है, उसकी एक कंडीशनिंग है, उसने न जाने कौन से बैटल लड़े, उसको पैसे के बारे में क्या प्रोग्रामिंग दी गई है, सफलता की उसकी क्या प्रोग्रामिंग है, सेल्स के बारे में उसके क्या डीपर बिलीव्स हैं, वो सब उसको पता ही नहीं है। तो उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उस पे अगर हम काम करते हैं तो वो एक अच्छी स्टेट्स को मैनेज करेगा, और फिर जो आप स्किल दोगे उसे, जो भी आप उसे स्क्रिप्ट्स वगैरह दोगे, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। आप तो इतना सेल्स के एक्सपीरियंस में हैं, आपने इतना देखा होगा कि कई लोग किसी सेल्स में पहले दिन स्टार्ट किए और बिना किसी ट्रेनिंग के सेल निकाल के लाते हैं। बिना, उनको तो कोई स्किल नहीं दी आपने, सिर्फ स्टेट के दम पे। स्टेट इज लाइक 80%, 20% इज स्किल ओनली। स्किल तो अगर स्टेट है, आप मैदान में उतर गए हो तो स्किल आई जानी है। और लोग ऐसा नहीं कि बात नहीं करते, लेकिन लोग ऊपर से बात करें। लोग की कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाई हमने तो लोग मोटिवेट हुए, या फिर कुछ बिलीफ की हम बात करते हैं कि ये सब बिलीफ चेंज करना सब अल्टीमेटली इसीलिए होता है ताकि व्यक्ति एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहे। इवन बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि द बेस्ट वर्क यू विल एवर डू इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट? खुद पे काम करो। लेकिन वहाँ पे भी जब हम खुद पे काम करने की बात करते हैं ना, तो सिर्फ थोड़ी और किताबें पढ़ लो, थोड़े और स्किल्स सीख लो, और अल्टीमेटली हम स्किल्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि खुद पे काम करने के लिए एक पहली चीज़ है वो खुद को जानना, अपनी वैल्यूज़ पे काम करना, अपनी आइडेंटिटी को समझना, एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, और मुझे ऐसा लगता है शायद अपने आप थोड़ा समय बिताना और अपने आप को जज करते रहना। जज इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड प्रोबेबली, लाइक खुद की पहचान, खुद की अवेयरनेस करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द राइट वर्ड। करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टूल उतना यूज़फुल है जितना आपको उसे यूज़ करना आता है। यस। और आपको उसे कितना यूज़ करना आता है इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना समझते हैं। तो आपके पास में AK-47 हमने दे दी, लेकिन आपको चलानी नहीं आती तो लकड़ी का रोल ही यूज़ करेगी और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बॉडी है, ये ब्रेन है, माइंड है, इतनी कैपेसिटी है आपके पास में, लेकिन पहले खुद को समझोगे नहीं तो इसको यूज़ करना कैसे सीखोगे? और कहाँ यूज़ करना है ये कैसे सीखोगे? तो आपको अपना पर्पस भी कई बार तभी मिलता है जब आप खुद को जानते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इवन इफ़ यू वांट टू अनलॉक योर पर्पस, फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जितना ज़्यादा खुद को समझ सकते हैं, और फिर आप देखिएगा कि आपको पता रहेगा कि मैं अपने आप से क्या करवा सकता हूँ। एक और एरिया है जिस पे हम लास्ट में हम बात करना चाहेंगे। इनफैक्ट दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लास्ट सवाल दो आपसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 इज हैंडलिंग फोन एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन। A lot of people are struggling with this, like genuinely struggling। मतलब वो उस लेवल तक पहुंच गया अब कि चाह के भी हो नहीं रहा है और वो प्रोडक्टिविटी खत्म कर दे रहा है। सो एनी क्विक टेक ऑन दिस, हाउ डू आई अवॉइड दिस फोन एडिक्शन? वो पूरा जो ये फीलिंग आती रहती है ना, उठ के देख लूँ, एक बार रिफ्रेश कर लूँ, मतलब दिन में 20 बार 40 बार हर 15 मिनट में हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक को रिफ्रेश करते रहते हैं। एवरेज लोगों का स्क्रीन टाइम, जो एक लास्ट सर्वे था उसमें इंडिया में जो एवरेज स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटा 20 मिनट का है, एवरेज स्क्रीन टाइम। जबकि इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो लोगों का आराम से 6-6 घंटे तक जा रहा है आज की डेट में, 5 घंटे 6 घंटे तक के। इवन अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम चला जाता है, बिकॉज आप करेंगे क्या? और नेचर ऑफ कंटेंट ऐसा हो गया कि रील को स्क्रॉल करते हैं आप तो डोपामिन हिट बार बार ब्रेन को डोपामिन हिट मिलता रहता है। तो बिल्कुल अगर सिंपल तरीका है तो टेक्निकल तरीकों में तो आपको वो पूरा रिवॉर्ड बिहेवियर ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, लेकिन सिंपल हैक दूं तो हमेशा लॉग आउट करके रखिए। एक बार इंस्टाग्राम देखा उसको लॉग आउट कर लीजिए, वापस देखना है तो वापस लॉग इन करना पड़ेगा। तो पता क्या है कि लॉग इन करने में नेगेटिव के है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। नेगेटिव के से आपका ब्रेन हमेशा दूर भागता है। आप देखिएगा 5 से 6 दिनों में आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा।
अगर आप हर बार लॉग आउट कर दे रहे हैं तो, क्योंकि अब पता है ब्रेन क्या कहेगा कि यार अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था, थोड़ी देर बाद देख लूँगा। क्यों? क्योंकि उसे वो लॉगिन करने का जो पेन है, उस पेन से गुजरना पड़ेगा। तो सिंपल सा हैक है, लॉग आउट करके रखिए और आप देखोगे कि इमीडिएटली आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इवन एप्लीकेशंस भी आती हैं जो नोटिफिकेशन ब्लॉक करती हैं, राइट। तो आप टाइम डाल सकते हैं कि इतनी बजे से इतनी बजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमें ट्रिगर चाहिए ना, वी नीड अ ट्रिगर। तो वो नोटिफिकेशंस भी हम ब्लॉक करके रख सकते हैं। कुछ कुछ जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें हम नोटिफिकेशंस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। फैंटास्टिक। और हमारे इन्वेस्टमेंट एंड मनी स्पेंडिंग का जो पैटर्न है, दिस इज ऑल्सो इज लिंक टू द सेम पैटर्न्स, जो हम बिना बात के बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं थी, और उसकी वजह से हमारी सेविंग कम होती है। सेविंग कम होंगी तो फिर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो एक लूप है जिसमें हम उलझे रह जाते हैं। सो एनी टेक ऑन हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ दिस? और या तो मनी में भी दीपक जी पर्सनालिटीज होती हैं। आपका पैसे के साथ में कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता आपके चाइल्डहुड से बनना चालू हो जाता है। तो आप जब पैदा हुए तब तो आपका मनी का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो आपकी जो पैसे की जो सारी अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से बिल्ट हुई? आपके प्राइमरी केयर गिवर्स जो थे इनिशियली, आपके माता पिता, पहले 6-7 साल में प्राइमरी केयर गिवर से आपकी कंडीशनिंग आती है। उसके बाद में आपके आसपास के लोग, दोस्त, उनसे आने लग जाती है और आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेप करने लगते हैं। तो लगभग 4 प्रकार की मनी पर्सनालिटीज़ होती हैं। एक होते हैं स्पेंडर्स, जो पैसा खर्च करके खुश हैं, राइट। भले ही उनकी बुद्धि कुछ और कह रही है, उन्हें इंटेलेक्ट उन्हें कुछ और कह रही है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकते, वो करेंगे ही खर्चा। दूसरे होते हैं सेवर्स। तो सेवर्स हैं, उन्हें बचाने में मज़ा आता है। और कई आपको सेवर मिलेंगे जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी कंजूसी में जीते हुए आपको मिलेंगे। Yes. तो हमेशा सेव 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 यही चलता है। मतलब उनकी पॉकेट में ग्रेविटी जुपिटर से भी ज़्यादा है कि अंदर तो जाएंगी चीज़ें, बाहर नहीं निकलेंगी बस। तीसरे होते हैं इनडिफरेंट टाइप के। इनडिफरेंट वो लोग हैं जिन्हें ना तो कोई पॉजिटिव फीलिंग है ना नेगेटिव फीलिंग है। वो तो अपने प्रोसेस में, काम में मंझे हुए हैं, बस उन्हें अपने काम से मतलब है। उससे पैसा आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। जैसे सचिन है, वो क्रिकेट खेलता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि क्रिकेट से मैं पैसा कमाऊं, लेकिन वो अपने काम में इतना बढ़िया है कि पैसा नेचुरली आता है उससे। तो मनी उसका मोटिवेशन नहीं है, उसका मोटिवेशन है कुछ और। मे बी काम करना, मे बी ग्रोथ उसको चाहिए, मे बी उसको इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन करना है, ये उसका एम है। लेकिन वो उस काम में इतना अच्छा हो जाता है कि पैसा उसको नेचुरली आने लग जाता है। और चौथे होते हैं मनी मेकर्स। मनी मेकर पर्सनालिटी, वो दिन रात पैसा कमाने में लगे हुए हैं। खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन इनका दिन रात गेम इसी पे चल रहा है, और पैसे कैसे कमाऊं, और पैसे कैसे कमाऊं, और पैसे कैसे कमाऊं। तो ये 4 प्रकार के पर्सनालिटीज़ हैं जो आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आपके अंदर आती है। तो जैसे आप स्पेंडर क्यों बन जाते हैं कई बार, या तो आपके माता पिता में से कोई स्पेंडर है इसलिए आप स्पेंडर हैं, या फिर आपने बचपन में पुअर्टी देखी है और आपको बार बार अपने मन को और इच्छाओं को दबाना पड़ा था कि जब आपके दोस्त साइकिल पे जा रहे थे या टॉय खरीद रहे थे, आप वो नहीं खरीद सकते थे या आप वो नहीं मांग सकते थे, क्योंकि आपने अपने माता पिता की स्थिति को देखा इस वजह से। तो आपने वो बचपन में अपनी डिज़ायर्स को दबाया ना, तो वो जो अनसेटिस्फाइड चाइल्ड है ना, वो आपका इनर चाइल्ड आज फुलफिलमेंट की तलाश में है। वो कह रहा है कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ ये। तो वो जो आपका अंदर का बच्चा है ना, वो एक्चुअली अब खुल के चीज़ों को लेना चाह रहा है। तो इसलिए वो स्पेंडिंग के साथ में एक जस्टिफिकेशन डाल रहा है, यार आई डिज़र्व, कमाता किस लिए हूँ, 4 दिन की तो ज़िंदगी है, साथ लेके जाएंगे क्या पैसा। yes. ये सारे उसके नैरेटिव्स हैं अंदर के, जो नैरेटिव उसके इस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कोई बंदा सेवर क्यों बन गया? या तो आपकी फैमिली वैल्यू चली आ रही है सेविंग की, या फिर आपने बचपन में देखा कि आपके फादर बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं। जब भी पैसा नहीं है तो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, और आपने वो पैटर्न पकड़ा कि अगर लाइफ में सिक्योर रहना है तो आपको पैसे से ही सिक्योरिटी मिलेगी, और इसको आप बचा करके रखो। मनी मेकर ने क्या देखा कि समाज उसी की इज्जत कर रहा है जिसके पास में पैसा है। तो जिन रिश्तेदारों के पास में पैसा है उसके सामने जाके सब हाथ जोड़ रहे हैं, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको इग्नोर किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही। तो ये मनी मेकर सोचता है कि अगर रिस्पेक्ट पानी है और पावर पानी है तो एक ही तरीका है, पैसा कमाओ।
तो वो उस रिस्पेक्ट और उस पावर के लिए ऐसी दौड़ में, सबकॉन्शियस दौड़ में लग जाता है कि वो बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और इनडिफरेंट व्यक्ति वो लोग हैं जिनको मतलब अंदर से क्रिएटिव हैं और उनको एक एक्सटर्नल चीज़ इतना मोटिवेट ही नहीं कर रही है। तो कई गायक बस गाना चाहते हैं, वो अच्छे हैं तो पैसा आ भी जाएगा, कईयों को नहीं भी आएगा, कम पैसा है तो भी वो एक्टिंग ही करता रह रहा है, कम पैसा है तो भी वो सिंगिंग ही करता रह रहा है, क्योंकि वो उस क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है इसलिए। और इनको बदला जा सकता है? इनको ज़्यादातर रेगुलेट करने का कोशिश किया जा सकता है कि आप बैलेंस करके इसको चलें, कि एक टाइप में रहने के बजाय आप सभी टाइप को एक्सपीरियंस करते चलें अपनी लाइफ में। इसमें बेस्ट होती है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट सबसे कम सफ़र करता है पैसे को लेकर, उसकी लाइफ में पैसे को लेकर सफरिंग नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सफरिंग होती है मनी मेकर की लाइफ, राइट, क्योंकि वो स्ट्रेस में ही रहता है हमेशा, वो कमाता ही रहता है, कमाता ही रहता है। तो आपका बुद्धि से अपनी जो टेंडेंसीज़ हैं उन टेंडेंसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है विथ योर इंटेलेक्ट। जो मैंने कहा कि बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस है, तो इंटेलेक्ट आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो जब भी आपको अपनी पर्सनालिटी से या अपनी टेंडेंसीज से बाहर आके काम करना है तो आपको बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, इंटेलेक्ट को विकास करना पड़ेगा। तो वो आप मेडिटेशंस के जरिए कर सकते हैं, कई ऐसे विजुअलाइजेशंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं जिनके जरिए आप कर सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटीज़ के बियॉन्ड जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट दिखा और खरीद लिया, राइट, और आप देखिएगा जब सेल लगी होती है तो लोग टूट पड़े होते हैं, और 80% सामान ऐसा बोला जाता है जो खरीदा जाता है उस दौरान वो वैसे वाला होता है जो शायद ज़रूरत का नहीं होता है। तो ये भी एक टाइप है कि तो डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट देखा और इसको लगता है कि मैं डिस्काउंट ज़्यादा मिले तो खरीद लूँ बस। ये बेसिकली टाइप नहीं है, ये एक टेंडेंसी है जो मोस्टली ह्यूमंस में है, दैट इज कॉल्ड फोमो आजकल कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या मिसिंग समथिंग। ओके, तो एक और चीज़ होती है जोमो, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसकी जगह क्या कीजिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ओके, कई बार आप मिस भी कर दें तो यू शुड बी जॉयफुल, देखिए सबने जो किया आपने भी किया। ओके, ये भी एक बैज ऑफ ऑनर हो गया, मतलब हाँ, मैं मर्जी से चलता हूँ। हाँ, मैं जोमो हूँ, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ओके, फैंटास्टिक। ओके, लास्ट अब एक चीज़ पे आप हेल्प करिए हमारी ऑडियंस की। आई पर्सनली नो लॉट ऑफ पीपल जो आज भी वही काम कर रहे हैं जो वो 8-10 साल पहले करते थे। ओके, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करना, काम करने के तरीकों को नहीं बदल पा रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले जिस मॉडल पे चल रहे थे आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। जब मुझे मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं, सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल बदलाव बहुत ज़रूरी है और आज लास्ट है, मतलब कसम से अब आपको बदलाव दिखाई देगा। एंड देन जब वो ये बातें मुझे बोल रहे होते हैं ना कि सर ये लास्ट है, अब मैं समझ रहा हूँ, मैंने सफ़र भी किया इस वजह से और मैं लाइफ में पीछे भी रह गया, अब मैं ये बदलाव अपने आप में लेकर आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्स में नई लीड्स जनरेट करते रहना कॉन्स्टेंटली, गुड क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट्स को लगातार ढूंढते रहना, राइट। सो अब ये ज़रूरी है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नए लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं है। पहले उनको लोग मिल जा रहे थे, आजकल अब थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ऑनलाइन आ गए, लेकिन अब वो पुराने तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। अब लेकिन 15 साल में, 10 साल में चीज़ें बदल गई हैं। सो नाउ हाउ आई वांट टू हेल्प दीज पीपल मेक दैट शिफ्ट। तो मैं ऐसा क्या करूं, और कोई एक ऐसी चीज़ आप मुझे बताएं जिससे मैं इन लोगों की मदद कर पाऊं। सो मेन चीज़, क्यों लोग चेंज को रजिस्ट करते हैं, वाई ह्यूमन ब्रेन रजिस्ट चेंज, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोग्राम्ड फॉर कंफर्ट जोन। हम प्रोग्राम हैं कंफर्ट में रहने के लिए। तो हमारे अंदर एक तरीके का ऐसा समझे कि एक सब पर्सनालिटी रह रही है जिसका एक ही एजेंडा है, एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री। ओके, उसको आपके गोल से मतलब नहीं है, उसको आपको ड्रीम से मतलब नहीं है, उसका एक ही एजेंडा है, आई एम सेफ। मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर लुकिंग फॉर कंफर्ट। तो वो कंफर्ट जोन, यानी उस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से जब भी अब कुछ आप नया ट्राई करोगे तो नया करने का मतलब है कि यू हैव टू चैलेंज दैट कंफर्ट जोन। आपको एक अनसर्टेन डोमेन में जाना है जो आपने नहीं किया है, आपको एक अनिश्चितता की डोमेन में जाना है जो आपको आता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है,
सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने दिमाग से इनिशियल डेज में व्यक्ति शुरू इसलिए नहीं करता, उसे लगता है कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, दिस इज़ द वॉइस, दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये एक वॉइस है जो उसे रोकती है, उसका क्रिटिक उससे कहता है। तो उनको अपना सवाल चेंज करना चाहिए, द वे दे टॉक टू देमसेल्व्स, स्पेशली इन द बिगिनिंग पार्ट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है या ईजी है, स्टार्ट आस्किंग इज इट वर्दी। हम लोग प्रोग्राम है ये सवाल, ये डिफ़िकल्ट है कि आसान है, ये सवाल बिल्कुल गलत सवाल है। आपके लिए जो डिफ़िकल्ट होगा वही आपको बदलेगा, जो आसान है वो आपको कभी बदल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आपको कभी स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो ये मान के ही चलिए कि डिफ़िकल्ट तो है ही, तो ये सवाल पूछना ही गलत है कि इजी है कि डिफ़िकल्ट है। योर क्वेश्चन शुड बी इज इट गोइंग टू बी वर्दी। तो जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचता है तो उसे पता ही है कि डिफ़िकल्ट होना है, मगर वो ये सवाल ही नहीं पूछ रहा आसान है कि डिफ़िकल्ट है। वो ये कह रहा है इज इट वर्दी, क्या जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और अपने देश का झंडा लहरा रहूँगा और जो आने वाली जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमंस के लिए एक उदाहरण सेट होगा कि ह्यूमन स्पिरिट के आगे माउंट एवरेस्ट भी कुछ नहीं है, क्या वो उदाहरण सेट करना वर्दी होगा कि नहीं होगा? इफ़ इट इज़ वर्दी, अगर आपको यह आंसर मिल गया कि ये वर्दी है, तो फिर आप अपने अंदर से मोटिवेशन एक्सपीरियंस करेंगे। तो हर सवाल एक दरवाजे की तरह है जो अलग कमरे में खुलता है। आप गलत सवाल पूछेंगे, आप एक अंधेरे कमरे में जाएंगे जहाँ पे बदबू है, सफोकेशन है, ऑक्सीजन की कमी है। सही सवाल पूछेंगे, आप ऐसे कमरे में जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन है, हवा है, रोशनी है। एवरी क्वेश्चन इज पोर्टल टू न्यू पॉसिबिलिटी। हमारा ब्रेन एग्जैक्टली गूगल सर्च इंजन की तरह है। एल्गोरिदम जो है, आप गूगल पे जाके सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हो तो इतने बड़े डेटाबेस में से क्या चीज़ फ्रंट पेज पे आती है वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि बहुत बड़ा डेटाबेस है, लेकिन पहले पेज पे कुछ आता है, वो पहले पेज पे जो आ रहा है वो एल्गोरिदम आपके क्वेश्चन से मैच करके भेजता है। तो ऐसे ही आपकी 20, 25, 30, 50 साल की ज़िंदगी में कितना बड़ा डेटाबेस अंदर सबकॉन्शियस में पड़ा है। तो इतने सारे डेटाबेस और एक्सपीरियंस और समझ, अच्छे बुरे का ज्ञान, उन सब में से वो कौन सी कहानी सरफेस पे लाएगा, ये इस पे निर्भर करेगा कि आपने सवाल क्या पूछा है। तो जैसे आप सवाल बदलोगे, आपके सरफेस पे क्या आ रहा है वो भी बदल जाएगा। एंड सेकेंड स्टेप होगा डेवलप स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी। मैनी टाइम्स पीपल प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज दे डोंट हैव स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी। उनको इनिशियल स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक की जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस नहीं पता होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है। तो फर्स्ट चेंज योर क्वेश्चन एंड सेकेंड डेवलप द ब्लूप्रिंट। रोड मैप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट लीजिए। और थर्ड अगेन अकाउंटेबिलिटी। यस, समवन शुड बी देयर हु इज कीपिंग चेक ऑन यू, कि आप पे लगातार चेक रख रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी आप रखिए। ज़बरदस्त। मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अगर हमारे को कुछ बदलना है जी, और वो बदलाव हमें मुश्किल पड़ रहा है जी, तो 3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। नंबर 1, हम अपना सवाल बदल दें, क्वेश्चन ही चेंज कर दें। हम ये पूछना बंद कर दें, हाँ, इज इट वर्दी, इज इट वर्दी, इज इट वर्दी, इज इट वर्दी, दिस इज फैंटास्टिक, राइट। एंड नंबर 2 इज क्लैरिटी ऑन द ब्लूप्रिंट। स्टेप बाय स्टेप आपने खास तौर पे बोला, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट पे अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो चांसेस हैं कि हम आगे तक पहुंच जाएंगे और इस प्रोसेस को पता होंगे कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मोमेंटम पता होगा आपको, ठीक है। कि जैसे किताब लिखनी है मुझे, तो किताब लिखना डिफिकल्ट है, लेकिन एक चैप्टर लिखना डिफिकल्ट नहीं है, एक पेज लिखना डिफिकल्ट नहीं है। डोंट, एक बार सेट अप द गोल, आई हैव टू राइट बुक, नाउ डोंट थिंक अबाउट द बुक, थिंक अबाउट अ पेज। फैंटास्टिक। एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और अकाउंटेबिलिटी कोच, वो जरूरी है। फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। और कोई आखिरी में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को, या पिछले हमारे इस बातचीत के दौरान कोई एक और चीज़ हो जो आपको लगता है यार ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, तो हमारी ऑडियंस दुनिया भर में आपकी बात सुनेगी, उससे लाभ लेगी, तो एनी वन थिंग यू वांट टू से इन द एंड। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में बहुत पोटेंशियल है। हम कई बार माइंड को इग्नोर करके चलते हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए। कोई भी टूल उतना ही यूज़फुल है जितना आप उसे समझते हैं, जितना आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स को समझिए, खुद को जानिए डीपली, तब आप देखिएगा आप अपने पर्पस को जी पाएंगे और अपने लाइफ रिजल्ट्स को अचीव कर सकेंगे।
Fantastic. Thank you so much for sharing this such wonderful insights. Thank you. और मेरा ऐसा मानना है कि हर वो इंसान जो इस एपिसोड को देखेगा ना, ये उसके लिए अपनी लाइफ को समझने की और खुद को समझने की आपने एक फ्री मास्टर क्लास जैसा आज आपने दे दिया। तो ये थे हमारे साथ YSR। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, ही इज़ NLP एक्सपर्ट, ही इज़ इनर वेलनेस कोच, ही इज़ अ लाइफ कोच। लाखों लोगों की ज़िंदगियां उन्होंने बदली हैं और बहुत सहजता से मुश्किल चीज़ों को आसान शब्दों में, आसान प्रोसेसेस में उन्होंने हमें आज यहाँ समझा दिया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में लिखकर कि आपको इस एपिसोड में से कौन सी एक चीज़ ऐसी मिली जो आपके लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट जैसा है, ब्रेक थ्रू मोमेंट जैसा है, और किस चीज़ पे आप अमल करने वाले हैं, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार हम सब की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद YSR साहब के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।